सभी छात्रों का स्वागत। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 कक्षा 8वीं का ये अध्याय है। अध्याय चौथा नागरिक शास्त्र कानून की समझ भाग 1। हमने इस अध्याय पर 2 वीडियो बनाए हैं, तो उसका ये भाग पहला कानून की जानकारी। जैसा कि हमको अलग अलग प्रकार के कानून जो हमारे देश के संसद है, लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं और उसका पालन हम करते हैं। तो इसी तरह अब कुछ कानून से आप परिचित है, जैसा कि शादी की उम्र सीमा या मताधिकार का उम्र आपको पता है। जैसा किसी की शादी की उम्र जो है, लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल। मताधिकार की उम्र भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी जाति धर्म लिंग का हो, उसका सामाजिक आर्थिक स्तर किसी कोई भी हो, लेकिन उसकी जिसकी 18 साल उम्र पूरी है ऐसा कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। तो ये कानून से आप लोग परिचित है। जैसा कि आपको संपत्ति को खरीदना है, बेचना है और उस संबंध में जो अलग अलग सरकार कानून में संशोधन करती है या नए कानून और आते हैं, तो उसके संदर्भ में आप जानते हैं। जैसा कि अभी तक आप ये जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा यह संसद का होता है, क्योंकि हम संसद में अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और वो जनता को जो आवश्यक है वह कानून बनते हैं और उसका अनुपालन हम लोग करते हैं। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? तो ये कानून सभी के लिए होते हैं। जो भारत का नागरिक है, हर एक व्यक्ति को ये कानून का पालन करना होता है। नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? तो आपको मालूम है, तो कानून की प्रक्रिया होती है जो आपका लोकसभा या राज्यसभा में उसको पारित करना पड़ता है बहुमत के आधार पर, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के स्वाक्षरी होने के बाद उसका जो विधेयक या बिल है उसका कानून में रूपांतर होता है। तो कई बार ऐसे कानून बनते हैं वह जनता के लिए अलोकप्रिय होते हैं, विवादास्पद होते हैं, और यदि जनता को अधिकार है कि उस कानून का आप विरोध भी कर सकते हैं और कई बार लोग उसका स्वागत भी करते हैं। नागरिक के नाते हमें ऐसे परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको मालूम है, आपको संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, आप रास्ता रोको कर सकते हैं, धरना आंदोलन, लेकिन किसी प्रकार का हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उसमें से कुछ आपके उस कानून के कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके लिए वो ठीक नहीं होती या लगती होंगी, तो आप उसके लिए विरोध इस तरह कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा के बगैर। तो इस तरह आप यह देख सकते हैं, एक रैली निकली हुई है किसी विषय पर। जैसा कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं क्या? तो उसका जवाब हाँ। इस स्थिति को पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप देखिए। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने के लिए मदद करता है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? तो यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कानून में सजा का प्रावधान होगा वह प्रावधान के तहत जो जज साहब है या जो कोर्ट है वह सजा देती है। और हमने हर कोई भी, जैसा कि एक आम नागरिक से लेकर कोई बड़ा नेता हो या कोई फिल्म स्टार हो या देश के राष्ट्रपति क्यों ना हो या कोई अमीर धनासेठ क्यों ना हो, कानून सभी के लिए एक जैसा है, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने जो काम सही किया है? नहीं, उसने वो गलत काम किया है। क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? तो कानून के दृष्टि से सभी लोग समान हैं। कोई कानून के सामने अमीर गरीब उससे कोई मतलब नहीं होता है, और कानून बराबर सभी को समान तरीके से लागू होता है। अभी आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कानून की नज़र में सभी लोग बराबर है। जैसा ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। जैसा अभी जो आपको दूसरे स्लाइड में हमने जो चर्चा की कि कोई सरकारी अधिकारी और उसके बेटे को 10 साल की सज़ा होती है और वो अपने बेटे को कहता है कि आप तुम यहाँ से भाग जाओ, तो यह गलत है।
और यदि ऐसा करता है तो वो कानून का उल्लंघन करता है। जैसा कि आप इकाई में जो पढ़े हैं उसमें राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमानी इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि औपनिवेशिक शासन के विकास क्रम में अलग अलग प्रकार के जो कानून बने, तो उस कानून में जैसा कि औपनिवेशिक शासन के समय जो कानून बनाए जाते थे वो अपने हिसाब से बनाए जाते थे। उसमें ज़्यादातर अधिकतर दमनकारी कानून होते थे, मनमाने कानून होते थे, और वह इस तरह के कानून से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। और इसीलिए आपको मालूम है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई सारे आंदोलन हुए, अन्य नेताओं के आंदोलन, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुए। उसके पीछे कारण यही था कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे वह कानून वो ठीक नहीं थे। उसमें जैसा कि मनमानेपन उसमें सबसे अधिक था। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून के नज़र में एक जैसे होंगे। मतलब ना कोई धनासेठ है तो उसके लिए अलग कानून है, कोई गरीब है तो उसके लिए अलग कानून है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ये कानून बन रहे थे तो हमारे जो राजनेता थे उस समय के, उन्होंने उस चीज़ का अनुभव किया था, और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि कानून के नज़र में सभी लोग समान होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब हम कानून के समक्ष सभी लोग समान है, उसमें कोई गरीब और अमीर का कोई मतलब नहीं। सभी कानून देश के सभी नागरिकों को समान, हमारा जो कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव नहीं करता। अभी आप देखते हैं कि कई सारे कानून आप लोग भी सुनते होंगे टीवी पर, पेपर में, या अलग अलग जो आपके स्रोत हैं उनके द्वारा। तो उसमें ऐसा कोई कानून नहीं कि यह फला जाति के लोगों के लिए नहीं है, फला धर्म के लोगों के लिए नहीं है। तो सभी कानून भारत के सभी भारतीयों के लिए है। उसमें कानून के समक्ष कोई धर्म, जाति, लिंग इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। कानून का शासन का मतलब होता है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वह बड़ा अधिकारी हो, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हो। इतना ही नहीं, वह हमारे भारत के प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, यदि वो कोई अपराध करते हैं और उस अपराध में जो सजा का प्रावधान रखा गया है उसके मुताबिक वो सजा उसके लिए बाध्य होगी। चाहे मैंने जैसा बताया कि कानून के समक्ष सभी लोग एक जैसे हैं, उसमें अमीर गरीब इस तरह का कोई भेदाभेद नहीं, चाहे वो कितना भी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, लेकिन यदि उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है और उस अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान है वह उसको भुगतना पड़ेगा। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुंचने की एक तय प्रक्रिया है कि किसी व्यक्ति को तुरंत पकड़ो और उठा के जेल में डाल दो और उसके ऊपर कुछ सबूत इधर उधर से जमा करके उसको फंसा दो, ऐसा नहीं होता है। एक कानूनी प्रक्रिया होती है और उसके तहत उनको चलना पड़ता है। अगले वाले कुछ अध्यायों के बारे में हम लोग देखेंगे, सरकारी वकील क्या होता है, या जो अपराधी जो होता है उसका वकील जो है, जज है, इनके हम कार्य के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? तो ऐसा नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य या औपनिवेशिक शासन के समय भारतीयों को इस तरह का समान न्याय नहीं मिलता था। इवन प्राचीन काल में भी जो जाति पर आधारित जो कानून, उसमें जो प्रावधान होता था, तो उसमें अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के कानून उसमें होते थे। तो इस तरह के आपको जात पंचायतों के बारे में आपने सुना होगा, और वो इस तरह के उनके कानून चलते थे। जैसा कि अभी देखिए, औपनिवेशिक शासन के पहले स्थानीय कानून और भेदभाव कैसा होता था। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे, जात पंचायत थी, अपने अपने गांव के लोगों के मुखिया के वो नियम होते थे कि उन्होंने इस तरह का अपराध किया तो उनको इस तरह की सजा देनी है।
अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों के अपने अधिकार क्षेत्र के में अपने हिसाब से लागू करने की पूरी तरह से इनको आज़ादी थी। अब इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता था कि यदि किसी ने कोई गलती की, अभी इस तरह की हम हर गलती के लिए यहाँ आपको नहीं बता सकते, लेकिन यदि उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उनको जो उनकी जात पंचायतें होती थी या अलग अलग समुदाय के अपने कानून होते थे, उसके मुताबिक उनको वह सजा देते थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक अपराधी के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। अब उसमें देखिए, मतलब सभी के लिए एक जैसा कानून या कानून एक जैसा सभी के लिए लागू नहीं होता था, उसमें सजाओं का प्रावधान अलग अलग होता था। यानी कुल मिला के अन्याय ही होने की संभावना उसमें ज़्यादा होती थी, ऐसा लोगों को लगता था। अभी आप देखेंगे उसमें ये सारे अनुभवों को लेकर जब हमारा संविधान बन रहा था, तो संविधान के जो दस्तावेज में ये कानून की नज़र में सभी लोग समान होंगे और हर कानून भारतवासी के लिए वो एक जैसा ही होगा। तो इसी बात में सब कुछ चीज़ें आती है कि हमने जो बुरे अनुभव ब्रिटिश शासन के दौरान जो देखे थे, इस तरह के अन्याय जनता के साथ नहीं होने चाहिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे परिपक्व होती गई, क्योंकि अन्याय करने वाले थे ब्रिटिश। वो किसके ऊपर अन्याय कर रहे थे? भारतीयों के ऊपर कर रहे थे। और इसलिए जो ब्रिटिश सरकार के शासन के समय या कानून पर आधारित व्यवस्था, क्योंकि उन्होंने अलग अलग प्रकार के कानून भारत में लागू किए थे और उसी कानून का आधार लेकर यहाँ के लोगों के ऊपर, जैसा रौलट एक्ट है या राजद्रोह का कानून है, तो इस तरह के नए नए प्रकार के कानून पारित करके भारतीयों को परेशान करते थे, दमन की नीति अपनाते। जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन भी यह खत्म हुआ। मतलब ये दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अभी आप देखेंगे औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित है। मतलब जैसा चाहे वैसा कानून बना दो, वैसा भारतीयों के ऊपर लगा दो और इनको कंट्रोल करो, बस एक ही उद्देश्य था। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। अब ये जो कानून की शुरुआत अंग्रेजों ने क्यों की थी, तो उनको कारण यह था कि भारतीय लोग अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी और न्याय के लिए हमेशा वो संघर्ष करते थे। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इसका कारण भी यह है, एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था, मतलब अनियंत्रित था। वह अपने हिसाब से कानून बनाना, उनको लागू करना और लोगों को काफ़ी उससे परेशानी होती थी और उसमें उनको न्याय की कोई संभावना नहीं होती थी। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई। जो भारतीय राष्ट्रवादी थे वह चाह रहे थे कि भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है, वह अलग अलग कानून लाने के लिए ब्रिटिश सरकार के तरफ वह पहल करते थे। जहाँ अन्याय हुआ उसके खिलाफ वो लड़ते थे। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का एक मिसाल थी। अब वो ऐसा राजद्रोह का कानून क्या था? उसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति भारत का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अविरोध अथवा उनकी आलोचना नहीं करेगा, और ऐसा यदि कोई करता है तो उसके ऊपर मुकदमा चलाए बिना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या विरोध में आप एक भी अपशब्द अथवा विरोध नहीं कर सकते। अब इससे आप देख लीजिए, इससे और कैसा कानून, मतलब आपको कोई लोकतंत्र था ही नहीं। अभी आप यहाँ देखिए, एक चित्र है जालियांवाला बाग हत्याकांड का चित्र है, उसके बारे में हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे। अभी आप देखिए, यह जालियांवाला बाग रौलट एक्ट अंग्रेजों ने मनमानेपन का एक और उदाहरण था। जो रौलट एक्ट या काले कानून के नाम से उसको जाना जाता है, इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रौलट एक्ट का सख्त विरोध कर रहे थे, क्योंकि एक प्रकार से यह काला कानून था। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान उस कानून के अंदर था, और उसमें कोई किसी प्रकार का बिना मुकदमा ही नहीं, उसमें आपका कोर्ट में जाता था।
भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 में रौलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। मतलब काफ़ी भारतीयों ने विरोध करने के बावजूद भी भारतीयों की बातों को अंग्रेजों ने नहीं माना। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध हो गया। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें इनको गिरफ्तार करने के बाद काफी विरोध हो गया और 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। अब यह पंजाब में ही है, अमृतसर शहर में आता ही है जलियांवाला बाग। आप कभी गए होंगे, जो स्वर्ण मंदिर है उसके बगल में जलियांवाला बाग है। कभी आपको देखने का मौका मिलता है, ऐतिहासिक स्थल है, आप जरूर देखने के लिए जाइए। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ वह दाखिल हो गया। आपको अभी मैं आगे और कुछ चित्र भी आपको दिखाऊंगा, कुवाई दिखाऊंगा। इसके अलावा जो बाहर निकलने का जो जलियांवाला बाग से एक ही सिंगल रास्ता था उसको भी उन्होंने बंद कर दिया था और कई लोग कैसी गोली चलाई वो भी आपको जगह मैं दिखाऊंगा, चित्र में है। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया और बिना चेतावनी, मतलब पहले सूचना देने के बगैर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हत्याकांड में कई 100 लोग उसके अंदर मारे गए, असंख्य लोग जख्मी हुए। मरने और घायल होने वाले में बहुत सारी औरतें और छोटे छोटे बच्चे थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग का जनसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य को भी दिखाया गया है। आपको मैं अभी यह दृश्य दिखाता। अब ये देखिए, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ये देखिए जनरल डायर जो किसी इसी पर बनाई हुई फिल्म का ये चित्र है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने जो रौलेट एक्ट का विरोध करने के लिए विरोध किया और उनको जेल में डाल दिया। तो लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ उनकी सभा चल रही थी, पुलिस वहाँ आई, जनरल डायर ने वहाँ पर आदेश दिया और वहाँ पर कई सारे लोग उसमें मारे गए। ये आप देखिए ये चित्र। अभी आप देखिए, कुछ लोग इस कुएं के अंदर, अभी भी ये कुआं है, कभी आपको मौका मिलता है आप जरूर जाकर देखिएगा। जो अंग्रेजों ने या जो ब्रिटिश जनरल डायर, उन्होंने जो गोली मारने के आदेश पुलिस को दिए थे, आज भी ये निशान यहाँ पर है। आप कभी जाते हैं तो आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। ये आप देखिए जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के रास्ते में बाहर ही आपको लगता है। और अभी आप देखिए ये सिंगल बाहर जाने का रास्ता, अभी भी वो रास्ता वहाँ पर है और उसके अंदर आपको ये जलियांवाला बाग, वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से वह लोगों ने अपना विरोध करने के लिए यहाँ पर सभा चल रही थी और उसमें कई सारे लोग इस कुएं के अंदर बेचारे शहीद हुए, मर गए। कुछ लोगों को ये देखिए गोलियों के निशान आज भी है। ये आप देखिए जलियांवाला बाग आज भी है, जो एक सिंगल रोड था, ये आज भी आपको देखने को वहाँ मिल सकता है। भारतीय राष्ट्रवादियों का समानता के लिए संघर्ष। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता की इस मनमानेपन का इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। हमारे जो भारतीय राष्ट्रवादी जो नेता थे, अंग्रेजों ने जो इस तरह के कानून भारत के अंदर शुरू किए और उससे काफ़ी दमन मतलब भारतीयों को दबाने की कोशिश की। उनको बोलने की आज़ादी नहीं, यदि कोई उनकी आलोचना करता, उनके विरोध में कोई बोलता तो बिना मुकदमा चलाए ऐसे व्यक्ति को जेल में डालने का प्रावधान उसके अंदर था। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। तो यह था संघर्ष उनका समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। मतलब इनको केवल या ऐसे नियम बनाइए कि उसमें यदि कोई गलती करता है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन कोई यदि गलती नहीं करना है, अपने समानता के अधिकार और हक के लिए वो संघर्ष और लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा में उभरने लगा। काफ़ी लोग उस पेशे के अंदर आने लगे, कानूनी पेशे में लगे। भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए, जैसा कि सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता था, और इसलिए उनकी पहली डिमांड ये थी।
ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। मतलब हमारे देश के, भारत के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है और उनका जो सम्मान नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने अपने अधिकार, अपने हक, अपनी हिफाजत, उसके लिए इन कानूनों का उन्होंने इस्तेमाल किया। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे और इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। तो इस तरह ब्रिटिश शासन ने, उन्होंने हमारे साथ जो अन्याय और अत्याचार किया, उसके बावजूद हमारे यहाँ के लोग अपनी खुद की हिफाजत, अपने सम्मान और दूसरे अपने अधिकारों के लिए इस कानून का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी आप देखिए, आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाते हैं। आप सभी को मालूम है, कानून हमारा देश के लिए लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाती है। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाते हैं। जैसा आपको मालूम है, लोकसभा के अंदर 545 सदस्य प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं और जो जनता की डिमांड होती है, इस तरह के कानून बनते हैं जो आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह हमारे लिए कानून बनाते हैं, जो भले प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाते नहीं है, लेकिन अध्ययन करते कि वाकई ये कानून हमारे देश के लोगों के लिए कितना आवश्यक है। तो लोकसभा या राज्यसभा, ये दोनों का पूर्ण बहुमत सम्मति के बाद, राष्ट्रपति की स्वाक्षरी होने के बाद वह कानून बनता है। बिल जो है उसका कानून में रूपांतर होता है। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं। कई पुराने जो कानून हैं उनमें संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कई नई बातें उसके अंदर जुड़ जाती है। जैसा कि 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में आपने कक्षा 6 में देखा। इस नए कानून के मुताबिक, अभी आपको इस कानून के मुताबिक क्या हुआ है, इस कानून के मुताबिक बेटे, बेटी और उनकी मां तीनों को परिवार के संपत्ति का बराबर का हिस्सा मिल रहा है। जैसा इसके पहले ऐसा अधिकार नहीं था। आज जैसा कि पिताजी की मृत्यु के बाद मां, बेटी और पुत्र यदि है तो उन सभी के बीच में संपत्ति का समान बंटवारा होता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी अलग अलग प्रकार के कानून बने हुए हैं। कई सारे अभी भी आपके कानून, भारत सरकार जैसी ज़रूरतें होती उस हिसाब से कानून बना रही है। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून ज़रूरी है। जैसा कि कई बार जब हमको दैनिक जीवन के अंदर कई सारी मुसीबतों का सभी लोगों को सामना करना पड़ता है, तो उस समय हमें उन कानूनों की आवश्यकता बढ़ती है। अभी आप देखिए, पहले जो कानून था उसमें बेटा, बेटी, जो बेटी था तो उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन कानून बना, उसके बाद सभी का समान अधिकार बेटा, बेटी, माँ, इन सभी को रहेगा। चाहे तो बेटी अपने भाई को जमीन का या संपत्ति के हिस्सा वो दे सकती, वो उसकी अपनी खुद की मर्जी है। यह कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, जब किसी के साथ अन्याय होता, ऐसी सारी समाज में कई सारी घटना आती है, उसके बाद जरूरतों के मुताबिक सरकार कानून बनाती है। तो इस बारे में आप अगले हिस्से में आप देखेंगे। तो इसी तरह आपका ये देखिए, ये समानता, ये इस तरह सभी को समान न्याय मिलना चाहिए और तब हम लोग सब आज़ादी से रह सकते हैं। तो इस तरह आपका भाग 1 समाप्त होता है। सभी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।